गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताती होगी। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपके लिए एक बड़ा ही सोचनीय विषय हो जाता है। वह विषय ये हो जाता है कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पीरियोडिक टेबल में को हम कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हमें बातचीत करनी है। यानी कि आज की इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या पढ़ने वाले हैं। वन शॉट पीरियोडिक टेबल क्लास 11th, यानी कि पीरियोडिक टेबल क्लास 11th का जो पार्ट है उसी के बारे में आज की क्लास में हमारा आपका डिस्कशन होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे तरीकों के द्वारा हम आपको इसको याद कराएंगे। और इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 3 पार्ट है। रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा, स्पीड में हम आपको ये सुनाऊंगा चैप्टर, तो गौर करिएगा। अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे और ध्यान से सुनते रहेंगे यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। तो जरा सुनिएगा। यह पीरियोडिक टेबल टोटल 3 पार्ट में है, यानी कि आपके सिलेबस में जो पीरियोडिक टेबल है वह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है बेटा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेकंड पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, और थर्ड पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि यह पीरियोडिक टेबल टोटल 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि ये 3 पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी पढ़ना है। अब जरा गौर करिएगा कि सबसे पहले पार्ट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और पहले पार्ट से आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। जितना कंसंट्रेट होकर के आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना ही बेटर होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला पार्ट है उस पर विचार करते हैं। आइए देखते। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर आपका कौन सा है, पीरियोडिक टेबल। यानी कि हमने एक छोटा सा विषय लिया, क्या, पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में कितने पार्ट हैं, तो बेटा 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा पार्ट है एलपीटी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और तीसरा पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि ये इतने पार्ट हमें पढ़ने हैं। यानी कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में, यानी कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, बनाने से हुआ क्या और होने से क्या आज हमें फायदा है, इन सभी विषयों पर हमारी बातचीत होगी। यानी कि हिस्ट्री के अंतर्गत हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था, ये सारी चीज हम जानेंगे। क्यों हमने इस टेबल को बनाया और ये होता क्या है। इस तरह के तमाम सवालों के साथ हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए। बहुत गौर से समझिएगा, थोड़ी स्पीड में जरूर पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट है पहला पार्ट क्या आता है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में। आपके सिलेबस में जो साइंटिस्ट के नेम है, सबसे पहले आप पढ़ते हो जे बर्जेलियस का नाम, ठीक है। जे बर्जेलियस के नाम में आपको क्या सिखाया जाता है, जरा उसके बारे में सुनिएगा। हम आपको पहले हिस्ट्री के बारे में यहां लिख देते हैं। यानी सबसे पहली बात आती है बेटा जे बर्जेलियस, दूसरे नंबर पे जॉन डुबेराइनर, तीसरे नंबर पे आए आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, जो आपके यहां मेन है उनको बता रहा हूं, लोथर मेयर कॉन्सेप्ट। पांचवें नंबर पे जो हमें बातचीत करनी है वो मेंडलीव कॉन्सेप्ट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। फिर हेनरी मोजले आते हैं, ठीक है, हेनरी मोजले। उसके बाद आते हैं आपके अगले वैज्ञानिक बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर, ठीक है। नाम तो हमने लिख दिया। अब कहते हैं इतने लोग आए और क्या क्या बताया। देखो बेटा, सबसे पहले जे बर्जेलियस आए। उनसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पीरियोडिक टेबल को बनाया क्यों गया।
इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, पीरियोडिक टेबल को बनाया इसलिए गया था कि शुरुआती दौर में ढेर सारे एलिमेंट्स, धीरे धीरे जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट था तो उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ पाना आसान हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होना शुरू हो गई, यानी एलिमेंट जैसे जैसे आने लग गए, ऐसी केस में उनके बारे में हम बता ना पाने लग गए। ऐसी केस में हमने कहा कि अगर हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करें, हम कैसे जान पाएं कि यह एलिमेंट किस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हम तो ये सोच रहे थे कि जो एलिमेंट एक तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उनको एक जगह पर रख देंगे, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले हैं उनको अलग जगह पर रख देंगे। इसी चक्कर में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने की ठान ली। अब जरा सोचिएगा क्या ठाना हमने। कहें सबसे पहले आए जे बर्जीलियस। क्या बताते हैं बर्जीलियस? जे बर्जीलियस कुछ अपनी बात बताते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी एलिमेंट है इसको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाई कर दो, और उस क्लासिफिकेशन में एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि आप उसे पीट कर, खींच कर, ठीक है, उसके सोनोरस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कहते हैं। इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब रंग रूप वेशभूषा के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्या करो, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दो, एक को मेटल कह दो, एक को नॉन मेटल कह दो। ये कह के चले गए, लोग इनसे पूछने लगे भाई बताओ तो सही, लेकिन ये निकल गए। बर्जीलियस इतनी बात बताए, लेकिन अब सोचने का विषय यह है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसके बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन हुआ। यानी कि अगर कोई पूछता है कि बर्जीलियस ने किया, तो बर्जीलियस ने सिर्फ इतनी सी बात की थी। कुछ दिनों के बाद जॉन डोबेराइनर आते हैं। जरा गौर करिएगा डोबेराइनर ने क्या बताया। कुछ लोग डोबरनियर पढ़ते हैं, उसमें कोई पढ़ने में कोई फेर नहीं है, आप चाहे जैसे पढ़िए, लेकिन आपको काम इनका पता होना चाहिए। केमिस्ट्री काम मांगती है, नाम नहीं। जॉन डोबेराइनर। अब इन्होंने क्या बताया? डोबेराइनर ने बताया ये कि अभी तक जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स को इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप लिया। क्या किया? तीन तीन एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप लिया, और इन्होंने ये कहा कि ऊपर वाले एलिमेंट का और नीचे वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका जो मीन होगा वह बीच वाले एलिमेंट का मास होगा। ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि ऊपर वाले एलिमेंट का और नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो मीन होगा वह बीच वाले एलिमेंट का मास होगा। यह बात किसने बताई? जॉन डोबेराइनर ने बताई। तो जॉन डोबेराइनर ने क्या कहा? कहा कि ऊपर के एलिमेंट का और नीचे के एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का मीन होगा वही हमारा बीच वाले एलिमेंट का मास होगा। ये सेकंड बात हुई जो जॉन डोबेराइनर ने बताई। अब सुनना, इन्होंने बताई, लेकिन ऐसा जो रूल इन्होंने लगाया, ऊपर वाले का नीचे वाले का मास का मीन बताया और बीच वाले के बराबर कराया, ऐसा केवल 2-3 ट्रायड तक चला। तीन तीन एलिमेंट का इन्होंने क्या किया था? एक ट्रायड बनाया था। तो 3 ट्रायड ही इनके 9 एलिमेंट तक ये एप्लीकेबल था। उसके बाद क्या हुआ? जो बीच वाले एलिमेंट का एक्चुअल मास था और जो मीन आ रहा था उसमें वेरिएबिलिटी आने लगी, यानी डिफरेंस आने लग गया, जिसकी वजह से डोबेराइनर का केस खत्म हो गया। अब सुनना, जब उसमें डिफरेंस आने लग गया तो इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा था कि ऊपर का एलिमेंट, जैसे ये इन्होंने बताया था, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये कहते हैं इसका 7 होता है, इसका 39 है। कहा यह गया कि 7 + 39 अगर आप करते हैं अपान 2 करते हैं तो ये 46/2 हो जाएगा, और 46/2 को हम क्या कहेंगे? 23 कहेंगे। कहते हैं कि सोडियम का एक्चुअल कितना होता है? 23। कहें जब इसका एक्चुअल मास और ये जो एवरेज वाला मास है ये दोनों सेम हो जाएगा तो इसका मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी। यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? ये सिमिलर हो जाएगी जब इन दोनों का मास 2 से डिवाइड करने पर 23 आ रहा है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी इसकी मास बराबर हो गया, तो ये तीनों की ट्रायड में जो 3 एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी, ऐसा डोबेराइनर का। अब ऐसा इन्होंने 9 एलिमेंट के लिए किया। उसके बाद जब एप्लीकेबिलिटी इन्होंने देखी तो आगे नहीं हो रही थी, इसलिए इनका मॉडल खत्म। न्यूलैंड गायक ये आ गए। इन्होंने क्या कहा? साहब ने बताया कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन्होंने उसको किस ऑर्डर में अरेंज किया? सा रे गा मा प ध नी सा, इस ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। कहते हैं जैसे सा के बाद फिर सा आता है, उसी तरह से अगर इस ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उसके बाद आने वाले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। यानी कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टी विद द नेक्स्ट 8th एलिमेंट। कहते हैं कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। ऐसा किसने बताया? न्यूलैंड ने बताया। कहते हैं
इन्होंने बता दिया, इनका मॉडल भी ठीक ठाक चल रहा था, कैल्शियम तक एप्लीकेबिलिटी थी। लोगों ने पूछा जो एलिमेंट्स आगे आएंगे उनके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि अब एलिमेंट आएंगे ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जितना हमने बता दिया बस इतना ही ठीक है, अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। 56 एटॉमिक नंबर तक काम किया था इन्होंने, लोथर मेयर। बाद में जब एलिमेंट आ गए, इनसे पूछा गया भाई साहब क्या हुआ, एलिमेंट तो आ चुके हैं। कहे कोई बात नहीं, होता है, भावनाओं में आके बोल दिया था, अब आप लोग देख लो। इनका कहानी खत्म हो गई। फिर आते हैं लोथर मेयर। सुनना, लोथर मेयर और मेंडलीफ की बड़ी बिरली कहानी है। लोथर मेयर और मेंडलीफ, इस पर बहुत फोकस नहीं करना है, लेकिन एक तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ था, क्योंकि आपको जानना है LFT यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, LPT। अगर वो आपको पता होगा तो आप सब कुछ ये सब अपने आप जान जाएंगे। लोथर मेयर और मेंडलीफ ये दोनों वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके एक पीरियोडिक टेबल बनाने की बात करते हैं। इन दोनों ने ये विचार किया कि जो कुछ भी हमें नॉलेज होगी हम आपस में डिस्कस करके एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और वो मार्केट में आएगा तो हमारा भी नाम हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि लोथर मेयर बड़े चालाक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, वह पीरियोडिक टेबल इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। यानी इनके द्वारा, लोथर मेयर के द्वारा क्या किया गया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया। किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम। एक एक्सिस पर एक्स और वाई एक्सिस पर बनता है ना ऐसे करके, तो एक पर इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, एक पर एटॉमिक नंबर ले लिया। उसके बेसिस पर इन्होंने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया बेटा, वो कैसा था? वो ऐसा था, ऐसे कुछ। इन्होंने कहा कि जो अपर पॉइंट, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। जो लोअर में ये पॉइंट्स दिए गए हैं, कहते हैं ये जो एलिमेंट्स यहां आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। कहते हैं जो फर्स्ट वाले के मिडिल पॉइंट में है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। इस तरह से इनसे सवाल किया गया, भाई इस तरह से प्रॉपर्टी को सिमिलर आप कैसे करा रहे हैं? ये तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा नहीं। बाद में खुद ही नहीं समझ पाए कि जो हम मेथड बताए थे ये सही चलेगा कि नहीं। केस खत्म हो गई लोथर मेयर की। ठीक है, गौर करना यहां से। ये आते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पे। उस समय मेंडलीफ अपना काम कर ही रहे थे, लोथर मेयर गए, उछल के पीरियोडिक टेबल की बात रखे, खत्म हो गए, वापस आ गए। फिर आते हैं, कहते हैं मेंडलीफ साहब अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम छोड़ के तुम्हें जा नहीं सकते, हम तुम्हें अपना बनाएंगे, तुम हमें अपना बना लो, दोनों लोग मिलकर पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। मेंडलीफ ने कहा कि यही बात तो आप पहले भी कहे थे, लेकिन आपने मुझे निपटाने का प्रयास किया, फादर बनने के चक्कर में आप पहले चले गए। लोथर मेयर को मेंडलीफ ने एक्सेप्ट नहीं किया। तब मेंडलीफ ने बड़ी ही कड़ी मेहनत के साथ एक पीरियोडिक टेबल को इन्होंने बनाया। वह पीरियोडिक टेबल क्या था बेटा? नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में दो पीरियोडिक टेबल की बात आती है। पहला पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ ने बनाया था वो नेचर ऑफ ऑक्साइड और नेचर ऑफ हाइड्राइड के बेसिस पर बनाया था। बाद में मेंडलीफ को अपने ही बनाए गए पीरियोडिक टेबल में कमियां नजर आने लगी। ठीक है, फर्दर स्टडी के बाद उन्होंने पाया कि जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाया था उसमें कुछ कमी है, तो उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल को हटा करके नया पीरियोडिक टेबल लॉन्च किया। और जो नया पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया वो ग्रुप और पीरियड के बेसिस पे बनाया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे बनाया। ध्यान से सुनना, सारी चीजें लिखाई नहीं जा सकती, सुन रहे हो तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, पहली बात। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा, दूसरी बात। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट रखा, तीसरी बात। उन्होंने ये कहा कि जो वर्टिकल कॉलम है वो क्या है? ग्रुप है। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसे क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। ये मेंडलीफ ने ही कहा। मेंडलीफ ने नोबल गैसेस को एक अलग ग्रुप में रखा जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। नोबल गैसेस को उन्होंने क्या कहा? एक अलग ग्रुप में रखा जिसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं। ये मेंडलीफ की खूबियां थी जो पीरियोडिक टेबल में झलकती दिखाई देती हैं। और मेंडलीफ की एक और सबसे अच्छाई थी जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। वह अच्छाई क्या थी? मेंडलीफ ने कहा, जो पीरियोडिक टेबल अपना बनाया, उस पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद उन्होंने ये बताया कि आने वाले समय में एक ऐसा एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी भी मेंडलीफ ने बता दी, उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, उसको पकड़ के ले आना और पीरियोडिक टेबल में ये जगह छोड़े हैं उसी जगह में उसको रख देना, है ना। देखो ज्योतिषी थे, ये कहते हैं कि आने वाले समय में एक ऐसा पीरियोडिक टेबल आएगा, आने वाले समय में एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, उसका आयोनिक साइज ये होगा, एटॉमिक साइज ये होगा, उसको इस जगह पर प्लेस कर देना,
उसका नाम भी इन्होंने बता दिया। देखिए क्या इंसान थे, इन्होंने नाम भी बताया। नाम में क्या बताया जरा सुनिएगा। इन्होंने नाम में ये कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में आएगा एलिमेंट, उसका नाम 4 एलिमेंट का इन्होंने प्रिडिक्शन किया था। यानी मेंडलीव प्रिडिक्टेड द नेम, प्रॉपर्टी एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 4 एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड येट। यानी कि उस समय तक जो 4 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी कर गए मेंडलीव। उनका नाम भी रख दिया अपने जाते जाते। क्या नाम रखा था उन्होंने? नाम रखा था क्या? इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, ठीक है, आलू, बोरा, सिले, इका सिलिकॉन, मंगरू मतलब इका मैग्नीज। हमने 4 एलिमेंट की बात की। हम कहते हैं इसको याद करने का एक तरीका वह क्या है? वह आलू, बोरा, सिले, मंगरू, इसको पढ़ते हैं इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीज। ये एका का ये इसी के आसपास के एलिमेंट्स हैं। जो ये एलिमेंट लिखे गए उन्हीं के आसपास में इनकी पोजीशन है, इसलिए ये टर्म उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट फर्दर आएगा उसका नाम ये होगा। कहते हैं इसको याद कैसे करेंगे? ये देखो आलू, बोरा, सिले, मंगरू। क्या याद करोगे? आलू, बोरा, सिले, मंगरू। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेम द एलिमेंट्स विच वर प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वो कौन से एलिमेंट हैं जिनका नाम मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, तो कहते हैं उनका नाम जो प्रिडिक्टेड नेम था वो तो ये था, इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीज। और इसको याद करते हैं आलू, बोरा, सिले, मंगरू। क्या याद करते हैं? आलू, बोरा, सिले, मंगरू। और बाद में बेटा इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? आज जो ये एलिमेंट आप सुनते होगे, क्या? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। पढ़ते हो ना? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, ये जो एलिमेंट का नाम आज आप सुनते हैं ये मेंडलीव की देन है, किसी और की नहीं। मेंडलीव ने ही उस समय बताया था क्या? कि इसको याद करने का तरीका समझाया था क्या? कि गंगा से जमुना तक। क्या याद करते हैं? गंगा से जमुना तक। यानी आलू, बोरा, सिले, मंगरू, गंगा से जमुना तक। यानी मंगरू नाम के एक आदमी है, वो गंगा से लगा के जमुना तक के बीच में जितना भी घर हैं, जितनी भी फसल होती है उसमें आलू, बोरे की सिलाई करता है। ये मंगरू का काम है। यह मेंडलीव ने बताया था, इसलिए हमने आपको समझाया। अच्छा, मेंडलीव जब इतने ही अच्छे थे उन्हें पीरियोडिक टेबल का फादर मान लिया गया, तो सर इनकी क्या कमी हो गई जिसकी वजह से इन्हें मार्केट छोड़कर जाना पड़ा? मेंडलीव की जो कमी हुई बेटा उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए सुनाता हूं। मेंडलीव की कमी में कोई ऐसी खास कमी मेंडलीव से नहीं हो गई जिसकी वजह से उन्हें मार्केट छोड़ देना पड़ा। मेंडलीव ने अच्छाई के चक्कर में बुराई को झेलना पड़ गया। मेंडलीव क्या किए थे? कुछ मेंडलीव की एक खास बात और थी कि उन्होंने जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट नहीं था उसको उन्होंने करेक्ट भी किया था। कहते हैं यार मेंडलीव कितने दिमागदार रहे होंगे। हाँ, दिमागदार थे, तभी आज हम इतने आसानी से पीरियोडिक टेबल जान पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम ये कह रहे हैं कि मेंडलीव की बुराइयां क्या थी, कमियां क्या थी। ये क्वेश्चन आता था 10th क्लास में, राइट द डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 3 नंबर का क्वेश्चन आता था, उसमें ये सारी बातें लिखी जाती थी। डीमेरिट्स में ये था कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल का जो एटॉमिक मास था उसमें हेर फेर था। यानी कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास कम, निकिल का ज्यादा होगा, ये बात आप जानते हैं। लेकिन जिसमें कोबाल्ट रखा है वह अपने ग्रुप वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था। निकिल अपने ग्रुप वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था। निकिल इस ग्रुप के एलिमेंट की शो कर रहा था, कोबाल्ट उस ग्रुप के। तो उन्होंने कहा चल निकिल बेटा इधर और कोबाल्ट उधर, उठाकर उन्होंने खिसका दिया। क्यों खिसकाया? प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी बताने के लिए उन्होंने कोबाल्ट और निकिल की पोजीशन बदल दी। जब उन्होंने प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखाने के लिए इस तरह का काम किया तो वहीं से मेंडलीव का नाम खराब हो गया। मेंडलीव ने खुद ही कहा था कि पीरियोडिक फंक्शन हमारा क्या है, एटॉमिक मास उनके मॉडल का पीरियोडिक फंक्शन था, ऐसा मेंडलीव ने कहा था। लेकिन बाद में मेंडलीव को एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये बात गलत थी। क्यों?
क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का जब प्रण किया था तो फिर उनका मास नहीं चेंज हो गया जब प्रॉपर्टी सिमिलर की है। तो मेंडलीव तो सोच रहे थे ऊपर वाले की प्रॉपर्टी नीचे वाले की बराबर हो जाएगी, ये बीच में क्या कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से परेशानी है, तो इसको इधर से इधर कर दो, उसको उधर से उधर कर दो, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आ जाएगी। लेकिन ये भूल गए कि इसमें एटॉमिक मास का ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, जो उनका पीरियोडिक फंक्शन था वह पीरियोडिक फंक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये बात जब मेंडलीव भूल जाते हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में कुछ बात आगे नहीं हुई। जरा सुनिएगा, आगे की बात हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले जरा सुनिए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मार्केट में आ गया। इनकी एक कमी भी हमने आपको बता दी, इन्होंने आइसोटोप आइसोबार के लिए कोई पोजीशन नहीं थी पीरियोडिक टेबल में, या इनका दूसरा ड्रॉबैक था, यानी उसके लिए इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी, दूसरा ड्रॉबैक। और तीसरे ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं तो मेंडलीव ने और क्या कमी कर दी जिसकी वजह से मेंडलीव को जाना पड़ा। मेंडलीव की अगली कमी थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की प्लेस फिक्स नहीं थी, जो आज के भी पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, मेंडलीव की इतनी बातें हो गई, जो भाई इतने समय से लगातार पीरियोडिक टेबल पर काम किया हो, बनाया हो, और बनाने के कुछ ही दिन बाद अगर उसका मॉडल कैंसिल हो जाए तो लफड़ा तो होता ही है। अब इनके साथ थोड़ा सोचनीय विषय हो गया, ये ड्रॉबैक आने की वजह से मेंडलीव का मॉडल हटा दिया गया। उसी समय एक हेनरी मोजले, ये फिजिक्स के एक वैज्ञानिक थे, फिजिक्स में ये कार्यरत थे। वहां पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी का एक्सरे रेडिएशन के रिस्पेक्ट में क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलग अलग एटम्स के साथ। वहां से इनको एक बात पता चली कि अगर हर किसी एलिमेंट को एक नंबर दिया जा सकता है और उस नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इनका फिजिक्स में कुछ हुआ नहीं, ये फिजिक्स के कूदे, वहां से जहाज पकड़े और सीधा आके केमिस्ट्री में कूद गए बेटा। और जैसे ही केमिस्ट्री में कूदते हैं, मेंडलीव से इनकी मुलाकात हुई, मेंडलीव के घर पहुंचे और उनको सुनाते हैं क्या कि सर आप परेशान क्यों हैं, आपने अभी तक जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो अच्छा है, केवल आप एक काम कर लीजिए, जो अभी तक आपने एटॉमिक मास को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, अब आप सारे एलिमेंट का एक नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, और जो आप पीरियोडिक टेबल बनाइए वह एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाइए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब मत बनाइए। मेंडलीव इनको क्या किए होंगे, अब सोचो तुम ही। हेनरी मोजले का क्या हाल मेंडलीव ने किया होगा। ये ज्ञान बताने गए थे, एक सीनियर साइंटिस्ट हैं ये अभी साइंटिस्ट बन नहीं पाए थे पूर्णतः, लेकिन ज्ञान बताने गए थे। ऐसा नहीं इसको ऐसा किया जाए, है ना। वैसे जैसे कहते हैं ना कि एक मिस्त्री अगर बहुत जोरदार हो, काम का उसे पूरा अनुभव हो, और नया इंजीनियर आकर उसे समझाए कि ये ईंट ऐसे नहीं ऐसे कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मिस्त्री क्या होगा, उसका खून खौल जाता है। वही कहानी हेनरी मोजले और मेंडलीव के बीच में हुई। ये आकर के समझाते हैं किसको, मेंडलीव को। क्या बताते हैं, कहते हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लाइए सर, आप महान हो जाएंगे। इसी में इन हेनरी मोजले को निपटाया मेंडलीव ने, कहा कि अब निकल लो तो अच्छा है, नहीं तो हम स्वागत तुम्हारा ऐसा करेंगे कि जीवन पर्यंत तुम हमें भूल नहीं पाओगे। यहां से इस बात को खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब हेनरी मोजले मेंडलीव को बताया, लेकिन मेंडलीव ने एक्सेप्ट ना किया। हेनरी मोजले उनके घर से जा रहे थे, रास्ते में ही नील्स बोर से मुलाकात हो गई, दुनिया के सबसे महान और चालाक और सबसे समझदार वैज्ञानिक नील्स बोर। इनसे जैसे ही मुलाकात हेनरी मोजले की हुई, हेनरी मोजले ने अपनी आप बीती नील्स बोर को सुनाई, और नील्स बोर के दिमाग में ये बात जैसे ही आई तो नील्स बोर को सारा खेला ही समझ में आ गया, और नील्स बोर तुरंत बरी रैंग एंड वर्नर को लिवा करके पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो ध्यान से सुनना, अब ये बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर, अगले अध्याय में बातचीत यही होगी कि नील्स बोर, बरी एंड रैंग वर्नर, ये जो चार लोग आए हैं, ये पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इस पर ये काम कैसे करेंगे। इसी के साथ आपका पहला अध्याय समाप्त होता है, यानी कि आपने देख लिया हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल आपकी खत्म हो गई। तो आपके पास दो पार्ट अभी और हैं, एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या बात करनी है, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे नील्स बोर, बरी, रैंग एंड वर्नर, ये सब मिल करके एक नए पीरियोडिक टेबल पर
काम कैसे करते हैं, इसी बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिख रहा है, ये बड़ा जोरदार है। कहते हैं इसको किसने बनाया? बोरबरी, रैंग एंड वर्नर ने बनाया। कैसे बनाया? कहते हैं कि हाथ से बनाया। नहीं, इतना सोचने का नहीं। नील्स बोरबरी एंड रैंग एंड वर्नर, यानी बोरबरी, रैंग एंड वर्नर ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। ये बात सत्य है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने ग्रुप और पीरियड, इन दोनों का ध्यान रखा। उन्होंने वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा। टोटल कॉलम 18 है, तो इसमें ग्रुप कितने हो गए? 18 हो गए। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसे पीरियड कहा। टोटल पीरियड कितने हैं? 7, यानी उन्होंने पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप और 7 पीरियड में क्लासिफाई किया। 18 ग्रुप और 7 पीरियड में इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीफ के द्वारा बना दिया गया। ध्यान से सुनना, मोजले के द्वारा बताया गया था, बोरबरी, रैंग एंड वर्नर के द्वारा इसे बना दिया गया। जब बोरबरी, रैंक एंड वर्नर के द्वारा यह पीरियोडिक टेबल बनाया गया, तो इस समय क्या क्या ध्यान रखा गया? एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ग्रुप एंड पीरियड, 18 ग्रुप 7 पीरियड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत महत्व रखता है इस पीरियोडिक टेबल को बनाने। अब हम पढ़ेंगे किस पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। कहते हैं टोटल ग्रुप हमारे कितने? 18, ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल जानकारी नहीं पीरियोडिक टेबल की, या आपको इतना फास्ट में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसके पहले हमने पीरियोडिक टेबल की वीडियोज अपलोड की हैं, आप वहां से अवश्य देख लें। देखिए, फर्स्ट ए, यानी कि यहां से उन्होंने बात की, ये जो पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, 3 से 12 को डी ब्लॉक कहा गया, 13 से 18 को क्या कहा गया? 13 से 18 की बात करते हैं तो इसे पी ब्लॉक कहा गया। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक के हैं। 3 से 12 हमारा क्या है? डी ब्लॉक का है। ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, इसी एक ही झटके में इसे कंप्लीट करूंगा। जितना मैं बोल सकता हूं उतना आपको सुनना है। ये जो नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी 4 ब्लॉक उन्होंने बताया। उधर से फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक, और जो इधर दिखाई दे रहा है यह आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, जिसकी पोजीशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बाहर निकली हुई बताई जा रही है। अब हमें याद ये करना है कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद करने का तरीका साथ साथ याद करिएगा और खटाखट सुनते रहिएगा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है हेलिना, किरप से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को याद करते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेटा मांगे कन्या, शराबी, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यानी कि हेलिना, किरप से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, हेलिना, किरप से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आइए 13 ग्रुप की तरफ चलते हैं। क्या याद करते हैं? बहस इधर याद करते हैं क्या? बैगन, आलू, गाजर, थैला, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कहें शिव जी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट। फिर याद करते हैं ना पीएसए, सबके बीच नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसका दूसरा तरीका भी है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। फिर याद करते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर याद करते हैं, फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हे नीलम और करीना, जीते रहना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ऐसे करके हम इसे याद कर सकते हैं। इधर आते हैं 13th ग्रुप की बात। ये इधर 3D सीरीज, यानी कि ये 4th पीरियड में जो ये सीरीज है इसे 3D बोलते हैं, इसे 4D बोलते हैं, ये 5D है और ये 6D, यानी कि D में 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो 3D, 4D, 5D और 6D, ये 4 सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। D को हम N-1D कहते हैं। इसको याद करते हैं, जरा सुनिएगा। क्या याद करेंगे? साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो? क्या? साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नीचे याद करते हैं यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। क्या याद करेंगे? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्या याद करते हैं?
यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। फिर से सुनना, यारी जरा निभा यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर से याद करना, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। याद आना चाहिए। फिर याद करते हैं ला हफ्ता वरनारे, ये LA यहाँ है तो क्या याद करेंगे, ला हफ्ता वरनारे, उधर इधर पिटाई और होगी। ये रिवीजन क्लास है, इसका ध्यान रखना। कोई सोच रहा हो कि यार क्या एकदम चीरे चले जा रहे हैं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे बच्चा समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आ जाओ। अब देखो यहाँ से क्या याद करोगे, यहाँ से याद करोगे कि ला हफ्ता वरनारे, उधर इधर पिटाई और होगी। तो याद करते हैं, ला हफ्ता वरनारे, उधर इधर पिटाई और होगी। लैंथनम, हाफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या याद करेंगे, ला हफ्ता वरनारे पिटाई, ला हफ्ता वरनारे, उधर इधर पिटाई और होगी। याद करते हैं लैंथनम, हाफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इस प्रकार से हम इसे याद करेंगे। फिर नीचे आते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका हमने अलग से बताया। नीचे आएंगे तो क्या याद करेंगे, सीने पर नड़िया, कहाँ चला गया, सीने पर नड़िया, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। इसका तरीका याद करना, इसको रटना मत एलिमेंट्स को, नहीं तो लफड़ा हो सकता है क्योंकि एग्जाम करीब होगा आपका। याद करते हैं, सीने पर नड़िया, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। क्या, सीने पर नड़िया, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। उसके नीचे याद करते हैं, तागे पर उनकी नजर पड़ी, 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 आसमां चमका, बिजली कड़की, एहसास फरामोश, मन चली निकल पड़ी लड़की। क्या याद करेंगे, तागे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका, बिजली कड़की, एहसास फरामोश, मन चली निकल पड़ी लड़की। ये आपको एक्टिनाइड सीरीज को याद करने की बात बताएगी। फिर से सुनिएगा, आपके पास जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया तो समझना सब समझ में आ गया, और अगर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं आया तो हिस्ट्री पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में हिस्ट्री से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हिस्ट्री में केवल इंपॉर्टेंट ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक आध दो ड्रॉबैक याद कर लेना किसी का, क्योंकि ड्रॉबैक भी पूछा जा सकता है। इधर देखो, दोबारा सुनाता हूँ, बहुत फास्ट सुनाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप रट ले जाएंगे। नहीं सुन पाएंगे तो आपकी अपनी समस्या है, दोबारा पीछे के लेक्चर्स में जाकर के दोबारा अच्छे से याद करें। क्या पढ़ेंगे, हैलीना की रब से फरियाद, ध्यान से सुनना। क्या पढ़ेंगे, हैलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इधर आएंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेलीनम और करीना जीते रहना। फिर याद करते हैं, क्या, साइंस टीचर विनी कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे, इधर ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। नीचे याद करेंगे, सीने पर नड़िया, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो, तागे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां चमका, बिजली कड़की, एहसास फरामोश, मन चली निकल पड़ी लड़की। ये खत्म हो गया, यानी कि ये तो तरीका हो गया। अगर हम एलिमेंट्स को याद करने की बात करते हैं, इसको छोड़ा हूं बस, बाकी सब बता दिया। एलिमेंट को याद करने की बात करते हैं तो कैसे याद करोगे, याद करोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इधर बैगन आलू गाजर इन थैला याद किए थे, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर याद करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इधर आओ, याद करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ला हफ्ता वाले में देखो, लैंथनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। फिर नीचे आपको तरीका याद करना है, ठीक है। और आपको एक बात और भी बताई गई थी कि अगर 100 से ऊपर एलिमेंट्स याद करने हो, यानी कि 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स की अगर हमें बातचीत करनी हो तो हम कैसे बात करेंगे। अगर 100 से ऊपर के एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना होगा तो पढ़ने का तरीका सुनिएगा
कि 1 को हम क्या कहते हैं, अन कहते हैं, 0 को बेटा नील कहते हैं, याद करो 0 को नील कहते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन कहते हैं। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में इसको याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, क्या, 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर हमें किसी का नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे 100 से ऊपर की तरफ हम चलते हैं, मान लो 104 पर पहुंच जाते हैं, ये आपका 104 है, इसका नाम लिखना, नाम तो रदरफोर्डियम है लेकिन सोचने का नहीं, रदरफोर्डियम पर विचार करने का नहीं, 104 है, 104 लिखा गया है बेटा। आपको याद करना है, 1 को अन कहते हैं, 0 को नील कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, आपने पढ़ा ना, 1 को अन कहते हैं, 0 को नील कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, तो इसको याद करेंगे अन नील क्वाडियम, क्या याद करेंगे, अन नील क्वाडियम। 105, 106 ऐसे चलेंगे। चलिए एक बार हमारे साथ में देख लेते हैं, अगर हम 100 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे अनिल अनियम, अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाडियम, अनिल, सुना फिर से, अनिल अनियम, आप मैच कराइएगा कि हम कौन सा बोल रहे हैं, अनिल अनियम, अनिल अन, फिर लास्ट में ईएम, IUM, ठीक है, IUM जो लग रहा है वो लास्ट में सबके लगेगा। 100 से ऊपर की बात करते हैं, सुनिएगा, अनिल अनियम, क्या, अनिल अनियम, अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम, फिर अनिलियम, अनन बाइयम, अनन ट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम, अनन इनियम, अनिल, अनबाइनिलियम। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। यानी कि अभी तो 120 तक हम चले गए, 118 तक की हमें बातचीत करनी थी। 118 अनन ऑक्टियम होता है जिसे ओगानेसॉन कहते हैं, यही हमारी नोबल गैस लास्ट कहलाती है। फिर से सुन लो एक बार 100 के ऊपर के एलिमेंट्स की कहानी। क्या याद करोगे, 100 से ऊपर की तरफ जाओगे तो 101, 100 से ऊपर के एलिमेंट्स को याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, क्या, 101, तो 1 नील अनियम, क्या, 1 नील अनियम, 1 नील बाइयम, 1 नील, अब देखो 1 नहीं अन, 100 से ऊपर के एलिमेंट्स को याद करने का ये तरीका समझिए, क्या, अन नील अन, लास्ट में ईएम लगाएंगे, अनिल अनियम, अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम, फिर अनन निलियम, अनन अनियम, अनन बाइयम, अनन ट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम। ये तरीका है याद करने का। यानी कि आप इस तरह से 100 के ऊपर के एलिमेंट्स को भी याद कर सकते हो, अपनी पुरानी बात को छोड़कर, रदरफोर्ड, डिवोनियम, सिबोर्गियम, बोरियम, ये सब छोड़ दीजिए। ये क्यों हमने हटाया, ये नाम तो ये भी थे, इसलिए इसको हम नहीं याद कराते बेटा, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर, उनके प्लेस के बेसिस पर है, ठीक है, उसके आधार पर ये बताए गए थे। तो आपको अभी तक हम देख पा रहे हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का नाम याद करा दिया। एलिमेंट्स का नाम अगर हमने आपको याद करा दिया तो उसके काम के बारे में बातचीत करते हैं। जरा सुनिएगा, हम कहते हैं ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं इसे एल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, ये बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं यानी बेस बनाते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाने जाते हैं, ये भी बेस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर 11th ग्रुप के जो एलिमेंट बताए जाते हैं इसको कैसे याद कर पाते हैं, इसको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाइनेज। 11th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्वाइनेज मेटल कहते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। 12th ग्रुप के एलिमेंट नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं, इसे जिंक कैडमियम मरकरी के नाम से जाने जाते हैं। 12th और 11th को याद करने का एकदम छोटा सा आसान सा तरीका भी है, क्या, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड, क्या, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड, ऐसे याद करेंगे। 11th ग्रुप को क्या करते हैं, क्वाइनेज, क्योंकि ये सिक्के बनाने के काम में आते हैं। क्वाइनेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिक्के बनाने के काम में आते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। 12th ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, 12th ग्रुप के एलिमेंट को हम जिंक कैडमियम मरकरी के नाम से याद करते हैं, इसे नॉन ट्रांजिशनल कहते हैं। बेटा एक चीज और जानने की है कि ये जो आपका ये वाला दिखाई दे रहा है ना पोर्शन, डी ब्लॉक वाला, ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। अगर कोई पूछे ट्रांजिशनल एलिमेंट का मतलब ये बीच वाले हैं, ठीक है, उसमें इतना विचार करने का नहीं। बीच वालों का मतलब कि ये, इसको हम ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि एस और पी ब्लॉक को यह जोड़ता है। क्या करता है, एस और पी ब्लॉक को यह जोड़ता है। बीच से इनको अगर ऐसे खिसका दिया जाए
तो एस और पी ब्लॉक दोनों लोग अपनी जगह खड़े रहेंगे। इसका मतलब हम कहते हैं एस और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम कौन करता है, यह हमारा डी ब्लॉक करता है, इसलिए इसे ट्रांजिशनल एलिमेंट के साथ साथ ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं। किसी ने पूछा कि ट्रांजिशनल एलिमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहा यह गया कि कोई भी ऐसी केस जिसमें अगर पूछा जाए कि ट्रांजिशनल एलिमेंट को डिफाइन करिए, तो आप कहोगे कि अगर पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड सबसेल जिसमें पाई जाती है उसी को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। यानी एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड सबसेल और हाफ फिल्ड सबसेल, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। 12th ग्रुप को नॉन ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी के अंदर फुल फिल्ड सबसेल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4s2 3d10, 5s2 4d10 और यहाँ 6d10, फिर 7d, सॉरी ये 3d10, 4d10, 5d10, 6d10, यानी d10 हो गया ना, यानी कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब सवाल आया कि अगर हम इधर आते हैं तो इधर वाले क्या है, इसको भी याद करने का तरीका सुनिएगा। कहते हैं कि हमने पढ़ा है कि 13th ग्रुप के एलिमेंट को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इसी का परिवार ही है। इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कार्बन फैमिली। इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसको हैलोजन कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के साथ साथ इसको नाइकोजन भी कहते हैं। नाइकोजन, नाइको मतलब क्या हो गया, PNICOGEN, इसका मतलब होता है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट। जो 16th ग्रुप के एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसे काल्कोजन भी कहते हैं, क्योंकि ओर का फॉर्मेशन करता है। इसे ऑक्सीजन फैमिली के अलावा काल्कोजन भी कहते हैं, क्योंकि यह ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होता है। जो 17th ग्रुप के एलिमेंट है इसे हैलोजन कहते हैं। हेलो हेलो, हेलो का मतलब क्या हुआ, सॉल्ट, यानी हमारे यहाँ हेलो हेलो वाला हेलो नहीं है, तो ये क्या होता है, हैलोजन का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट कहलाते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी के साथ जाते हैं, ये क्या है, 17th के बाद 18th ग्रुप में गए तो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसे नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्टेट फुलफिल होता है। और जो 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं वह किसी से रिएक्शन नहीं करते, उनके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए 18th ग्रुप के एलिमेंट को हम नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी हो गई। अब जरा सुनते हैं और क्या प्रॉपर्टी है सर इसके अंदर। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, बहे सिलिका जमे आंसू, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। आप देख पा रहे हैं ये एलिमेंट, थोड़ा सा कलर अलग है इनका। बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, क्या, बहे सिलिका जमे आंसू, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मेटलॉइड है, इसका दूसरा नाम सेमी मेटल होता है। चाहे बेटा इसे मेटलॉइड कह लो चाहे सेमी मेटल कह लो। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्या याद करते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्या याद करेंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एलिमेंट्स जो बताए जा रहे हैं ये हमारे सेमी मेटल या मेटलॉइड के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं ये मरकरी हमारा लिक्विड मेटल है और ये ब्रोमीन हमारा लिक्विड नॉन मेटल है। और ये जो जिगजैग लाइन में दिखाए गए ये वाले एलिमेंट, इनके लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है ये मेटल है, इनके राइट साइड वाले क्या है, नॉन मेटल है। इधर ये मेटल है और उधर क्या है, नॉन मेटल है। इसका मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की सिचुएशन होती है। एक मेटेलिक नेचर का है इधर वाला और इधर वाला क्या है, नॉन मेटेलिक नेचर का है। इस प्रकार से हम मेटल और नॉन मेटल को जज कर पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या हम बता सकते हैं आपको, जरा सुनिए। उसके अलावा यह भी बताया जा सकता है, इसमें एक टॉपिक आता है कि हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसे एस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एस सबसेल में जा रहा है। इसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल में। इसको डी क्यों कहते हैं, क्योंकि डी सबसेल में। इसको एफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एफ सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। यानी एसपीडीएफ के बारे में ये बात हो गई। आपको मालूम है कि ये क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है आपका। कहां चले गए यार, ये आपका क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है।
ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये बीच में डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो टोटल एस ब्लॉक में 14 है। ये जो हीलियम यहाँ है ये एक्चुअली हीलियम एस ब्लॉक का है, वो यहाँ होना चाहिए। फिर यहाँ क्यों लिखा गया सर? क्योंकि वह नोबल गैस होता है, इसलिए हीलियम को वहां लिखा गया। कहते पी ब्लॉक में टोटल 6 क्रॉस 6 यानी 6 × 6 इज इक्वल टू 36, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पी ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट है? 36 एलिमेंट है। एस ब्लॉक में कितने हैं? एस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो एस ब्लॉक में हमारे पास जो एलिमेंट आए वो कितने हैं? 14। एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट है, पी ब्लॉक में 36 हैं, और डी ब्लॉक में कितने हैं? 40। 4 × 10 तो क्या हो जाएगा? 40। और एफ ब्लॉक में कितने हैं? 28 एलिमेंट हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। क्या इसका जनरल आपको ये भी पता है? इसका जनरल NS1 NH2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। आप ये जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। सेकंड ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, उसकी वैलेंसी 2 होती है। 13th ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, उसकी वैलेंसी 3 होती है। 14th ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उसकी वैलेंसी 4 होती है। 15th ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, लेकिन वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 - 5 कर देते हैं, तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। ध्यान से सुनना, 16th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 6 कर देंगे तो वैलेंसी 2 हो जाएगी। 17th ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 18th ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, उसकी वैलेंसी कैसे पता करेंगे? 8 - 8 बराबर 0 हो जाता है, इसीलिए वो नोबल गैस या इनर्ट गैस कहलाती है, इसीलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब सवाल ये आया कि सर आयन के बारे में क्या? सब कुछ पीरियोडिक टेबल में, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जरा गौर करिएगा। आयन की भी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। सुनना, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, उनकी वैलेंसी 1 होती है। वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहलाते हैं। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से वह मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं। और जब मोनोवैलेंट कैटायन बनाते हैं तो M+ का नाम दिया जाता है, उसको हम हाइड्रोजन आयन, ज्यादातर वो EM आयन बनाता है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। तो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, फ्रांसियम आयन, यानी Li+, Na+, K+, Rb+, ऐसे बनाएंगे। सेकंड ग्रुप पे आते हैं। सेकंड ग्रुप में आपको जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर इनकी बात करते हैं बेटा, तो सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ध्यान से सुनना, सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ये सेकंड ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, वैलेंसी 2 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं क्योंकि मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बताए जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं, इसलिए इसे डाईवैलेंट कैटायन के नाम से जानते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, इसीलिए Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Ra2+, यानी बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, EM आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बेरियम आयन, रेडियम आयन बनाते हैं। ठीक है, पहले ग्रुप का एलिमेंट मोनोवैलेंट कैटायन फॉर्म करेगा, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट डाईवैलेंट कैटायन फॉर्म करेगा। 13th ग्रुप में लौट के आते हैं, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हम आपको बताते हैं और इसमें आयन को फॉर्म कराते हैं। अगर हम 13th ग्रुप की बात करते हैं तो 13th ग्रुप के जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं कि बैगन, आलू, गाजर, थैला। क्या? बैगन, आलू, गाजर, थैला। बैगन तो हमारा क्या होगा? मेटलॉइड हो गया, यानी सेमी मेटल हो गया। आपने पढ़ा बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, तो ये बैगन यानी बोरॉन, ये मेटलॉइड हो गया, यानी कि इसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाएंगे। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही 3+ आयन का फॉर्मेशन कर पाएंगे, यानी कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करें तो 13th ग्रुप के एलिमेंट पाए जाते हैं। ये 13th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होती है, इनकी वैलेंसी 3 होती है। यह 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो अपने ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं। ऐसे केस में यह Al3+ बनाया गया, Ga3+ बनाया गया, ये In3+ बनाया गया, ये Tl3+। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एल्यूमिनियम आयन, गैलियम आयन, इंडियम आयन, थैलियम आयन बनाएंगे, ये ट्राईवैलेंट कैटायन के नाम से जाने जाएंगे, यानी M+, M2+, M3+। 14th ग्रुप, आज CBSE बोर्ड का आज एग्जाम था साइंस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन C4+ C4- क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ये साइज में छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की क्षमता नहीं इसमें। हम कहते हैं कि इसकी अगर हम बात करते हैं 14th ग्रुप के एलिमेंट की, तो कहें शिव जी सुने पार्वती। ध्यान से देखना, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये दोनों मेटलॉइड हैं।
कार्बन अगर नॉन मेटल है तो यह क्या करता है, यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यह न 4 दे सकता है न 4 ले सकता है, तो ऐसी केस में साइज में छोटा है। Sn के पास है टिन, यह मेटल है, यह Sn2+ और Sn4+ बनाता है। एक स्टेनस आयन कहा जाता है, दूसरा स्टेनिक आयन कहलाता है। लेड Pb, ये Pb2+ और Pb4+ बनाता है, एक प्लम्बस आयन कहलाता है, एक प्लम्बिक आयन कहा जाता है। फिर आते हैं 15th ग्रुप पे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों मेटल हैं, ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों मेटलॉइड हैं, ये मेटल है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, नाइट्रोजन और फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, उसकी वैलेंसी 3, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जब ये 3 को गेन करेंगे तो N3- और P3- बनाएंगे। N3- को आइड आयन कहेंगे। नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन। यहाँ ये 16th ग्रुप में ओल्ड स्टाइल से टिपो, ये तीनों क्या दिखाई दे रहे हैं, नॉन मेटल, ये दोनों मेटलॉइड, ये मेटल। तो देखो यहाँ पर ये अपने ऊपर 2 माइनस रखे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये गेन करेगा तो O2- H2- Fe2-, यानी कि ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, सेलेनाइड आयन, और ये आपका अलग बनाएगा। इधर देखिए ये तो सब बड़े लोग हैं, ठीक है, जहां जिसके पास इलेक्ट्रॉन देखते हैं खींच के लेके चले जाते हैं। क्या है 17th ग्रुप के एलिमेंट हैलोजन कहलाते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रेटीन। इसको याद कैसे करेंगे, F-Cl-Br-I-AT- यानी फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, एस्टेटाइड आयन, यानी ये इसके पार्ट हो गए याद करने के। फिर हे नीलम और करीना, जीते रहना, ये जियत रहती हैं, कोनो बात ही नहीं इनकी, लेकिन कुछ ऐसी नोबल गैसेज भी होती हैं जो ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक बन के उभर गई। क्या, जिनॉन से कहा गया था तुम नोबल हो, रिएक्शन मत करना। जिनॉन ने कहा मेरी साइज बड़ी है और मैं किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में पड़ी है, तो इसका मतलब इन्होंने रिएक्शन करके HCF2, HCF4, HCO3 इस तरह के कंपाउंड भी बना लिए थे। यही नोबल गैस की कमी होती है ना। तो ऐसा होता है, दैनिक जीवन में भी है, जिसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है कि और रिएक्शन नहीं करता, कर लेता है वो भी, तो इसीलिए तो प्रॉब्लम जनरेट होती है ना। तभी तो हाई कोर्ट चल रहा, नहीं तो चलता क्यों। देखो शायद मेरी बात ना समझ पाए हो तो पीछे लेक्चर्स में देखना, समझ में आ जाएगी। अब सुनना, ये तो कहानी हो गई बेटा इसकी, ठीक है, बड़ा तो है ही, लेकिन अब सामने पड़ा है तो पढ़ाना तो है ही, है ना। और अगर आप सोचो कि इतना लंबा खींच रहे हैं सर, तो जहाँ छोटा मिले वहाँ पढ़ो, वहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज के लिए समय आपको देना पड़ेगा, और बिना समय दिए आपको लगता है कि नॉलेज मिल जाएगी। इतना आसान होता तो सब राजा हो गए होते रातों रात। आओ चलो आगे चलें। इसकी कहानी इतनी समझ में आ गई हो तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा, एक तरीका हमने बताया था पीछे लेक्चर्स में कि अगर हमें ग्रुप और पीरियड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा तो आप आसानी से ग्रुप और पीरियड भी फाइंड आउट कर लेंगे। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मालूम होगा तो आप उसका ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं मान लो गैलियम कहाँ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर हम कहते हैं गैलियम कहाँ है तो क्या याद करोगे, बैगन, आलू, गाजर। गाजर मतलब गैलियम, इसका मतलब कौन से ग्रुप में है, 13th ग्रुप में। लेकिन पीरियड कौन सा होगा इसका, तो आपको याद होना चाहिए 13th ग्रुप में फर्स्ट पीरियड नहीं होता। देख लो खाली है ऊपर, 13th ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे फर्स्ट पीरियड ये है और 13th ग्रुप का पहला एलिमेंट यहां होना था ना, लेकिन यहां तो कोई एलिमेंट नहीं। 13th ग्रुप के बोरॉन कहाँ है, 13th ग्रुप में है, और कौन से पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड की कहानी है ना, फर्स्ट थोड़ा ना है। आप ये फर्स्ट तो इसको कहोगे ना 1 2 3 ऐसे पढ़ोगे ना, तो इसका मतलब आपका 30 बोरॉन कहाँ है, 13th ग्रुप फर्स्ट पीरियड में है, सॉरी सेकंड पीरियड में, तो फर्स्ट खाली हो गया, तो एक खाना छोड़ के बैगन, आलू, गाजर, 3 1 4 कौने पीरियड में है, गैलियम चौथे में, ये क्या हो जाएगा, 4th पीरियड। ठीक है, ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ है, 4th पीरियड में। तो ऐसे दिमाग चलाओगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं रेडॉन कहाँ है, तो हे नीलम और करीना जीते रहना, तो 3 3 6, ये देखो रेडॉन 6वें में, और नीचे क्या है आपका 7वां। तो ऐसे करके आपको समझना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें एक रूल है बेटा, पीछे लेक्चर्स में पढ़ाया हूं, आप उसे देख लेना। इसका रूल क्या है, डी ब्लॉक के अंदर हम अगर एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2420 का रूल लगाएंगे। 2420 का जो रूल हमने पढ़ाया है आपको, वह रूल लगाइए
और उस रूल से आप डी ब्लॉक निकाल सकते हो। इसी में एक छोटा सा टॉपिक मैजिक नंबर पढ़ाया गया था। मैजिक नंबर में क्या पढ़ाया गया था, ये इधर से हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें, इनके बीच का, हम 8 8 18 18 32 32, यह मैजिक नंबर पढ़ाया गया था। 8 8 18 18 32 32 जो मैजिक नंबर पढ़ाया गया था, उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी का भी केस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये है नाइट्रोजन 7 है, इसके बीच में 8 का ही तो डिफरेंस है। 7 में 8 जोड़ा 15, 15 में 18 जोड़ा 33, 33 में 18 जोड़ा 51, 51 में 32 जोड़ दिया 83, 83 में फिर 32 जोड़ दिया तो 115। यानी कि अगर आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो आप बाकी का अपने आप निकाल सकते हैं। और आपको ये 8 8 18 18 32 32 का रूल अगर पता चल जाए तो आप एस ब्लॉक छोड़ दीजिए, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो पूरा कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। जनरली एक छोटा सा केस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। n-1d 1 लिखते हैं और उसके पहले NH2 लिखते हैं, NH2 n-1d 1 to 10, ये आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन है। S ब्लॉक का क्या होता है, NS1 to 2, P ब्लॉक का NS2 NP1 to 6, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, F का तो n-2f हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2, सेकंड में 2 और 6 2 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, ऐसे करके हम याद करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, 2 एलिमेंट है, वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर 2 हमारे शॉर्ट पीरियड, फिर लॉन्ग पीरियड, फिर लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड या लॉन्गेस्ट पीरियड, फिर हम इनकम्प्लीट पीरियड लास्ट में जाता है, या वेरी लॉन्गेस्ट पीरियड की केस में लास्ट के 2 हो गए, ये दोनों लॉन्ग हो गए, ये दोनों शॉर्ट हो गए, ये वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया। इस प्रकार से एलिमेंट्स के बेसिस पर हम इनके पीरियड को भी डिफाइन कर पाते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एस ब्लॉक की तो NS1 to 2, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो NH2 उधर का रहेगा, NP1 to 6 ये P ब्लॉक का हो गया। D का देखेंगे तो NH2 n-1d 1 to 10, ठीक है। इसमें 4 सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। 3D सीरीज कहाँ होती है, 4th पीरियड में, 4D कहाँ होती है, 5th पीरियड में, 5D कहाँ होती है, 6th पीरियड में, और 6D कहाँ होती है, 7th पीरियड में, ठीक है। और ये कौन सी सीरीज है, ये 4F है, ये क्या है 5F है। 4F सीरीज कहाँ है, 6th पीरियड में, 5F सीरीज कहाँ है, 7th पीरियड में, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि F ब्लॉक में 2 सीरीज है, एक 4F है जिसे लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं और दूसरी 5F है जिसे हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये तो रही बात आपके पीरियोडिक टेबल की, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में बात करनी थी वो हमने कर ली, ठीक है। मैजिक नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस अवश्य लगाएं, वहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको मालूम है मरकरी हमारा लिक्विड मेटल, ब्रोमीन हमारा लिक्विड नॉन मेटल, आयोडीन हमारा लस्टरस नॉन मेटल, ये भी मालूम होना चाहिए। कार्बन हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट का कंडक्शन कर सकता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कार्बन के अंदर डायमंड जो पार्ट है वो करंट का कंडक्शन नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट करंट का अच्छा कंडक्शन करता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी जानकारी समझ में आ गई हो तो हम ये कहेंगे अभी एक बात हमें और जानना है। वो बात क्या है, वो बात सिर्फ ये जाननी है कि जब इतना कुछ बोरबरी रैंग एंड वर्नर ने बता दिया था सर, तो लोग चले क्यों गए, 2 कम्यून की हुई थी, ठीक है। आप लाख कोशिश करें, गलती इंसान से ही होती है। तो उन्होंने क्या गलती कर दी थी बेटा, उन्होंने 2 गलती की थी। पहली गलती कि उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है इस पीरियोडिक टेबल में भी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है। हाइड्रोजन वहां 17th ग्रुप में भी रहता है, कभी हाइड्रोजन आयन बनाता है, कभी हाइड्राइड आयन बना लेता है, इसलिए हाइड्रोजन के बारे में कोई बात नहीं की गई। और दूसरा, जब आप इतना मार्केट में जानदार जोरदार पीरियोडिक टेबल बनाए ही थे तो ई वाला दोनों है जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज यहाँ दी गई है, इसको यहाँ रखना था और दूसरे को यहाँ रखना था, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ रखना था। लेकिन आपके मॉडल में तो यहाँ ऐसा है नहीं ना,
आप तो इसको नीचे रख दिए, जो पीरियोडिक टेबल से कट के अलग है। ये पीरियोडिक टेबल में थोड़ा ना है, इसको आपने कहाँ रखा, नीचे रखा है। इन दोनों को कहाँ होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था। ये कहें हम आपकी सुटेबिलिटी के लिए रखे, ये ऐसे 3D में है, बाहर निकली हुई है, लेकिन ये तो गलत हो गया ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो वो दूसरी कमी ये हो गई कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की पोजीशन नहीं ठीक है, फिक्स नहीं है, ये एक और कमी हो गई पीरियोडिक टेबल की। इसीलिए पीरियोडिक टेबल की कहानी निपटा दी गई। मेरी बात पर गौर करिएगा। इसी के साथ आपका दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 अध्याय खत्म हो गए, अभी एक ठोर बचा है। एकदम जानदार तरीके से जियत रहो, पानी वानी पियत रहो, जिससे कि तीसरे अध्याय को सुन पाओ, क्योंकि तीसरे अध्याय में और बातें हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम कुछ इस तरीके से समझाएंगे, लिखे उखेंगे नहीं कि लिख करके पूरा डिटेल में आपको एक एक पॉइंट बताई जाए, क्योंकि बेटा रिवीजन क्लास है। इसमें हम आपको वो चीजें बताएंगे जिससे कि आपके माइंड में दोबारा रिवाइज हो सके जो आपने पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको आ जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है, केवल ध्यान से सुनिएगा। टोटल हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। वह प्रॉपर्टी पर हमें कोई डिस्कशन नहीं करना, वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक साइज, आयोनिक रेडियस। हम कहते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या कोई वेरिएशन है क्या, कैसे एटॉमिक साइज बढ़ती है, घटती है, कैसे चेंज होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी, अब 2 ही बात होगी, या तो हम ग्रुप वाइज चलेंगे या तो हम पीरियड वाइज चलेंगे, यानी कि हम या तो अप टू डाउन जाएंगे या तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जरा गौर करिएगा, अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या पाएंगे, सुनिएगा। अगर हम किसी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए नई सेल की जरूरत पड़ेगी, नई नई सेल आ रही हैं तो साइज बढ़ रही है। इसका मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट रहा है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर घट रहा है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, इसलिए ये अट्रैक्शन कम हो रहा है। इसका मतलब रेडियस क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस ये बढ़ रही है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जरा एक काम करो, ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ो, मजा आ जाएगी आपको। एक ही झटके में पूरा निपटा देते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम पहली बात ये करें कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या क्या वेरिएशन होगा। ठीक है, नाम है हमारा पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया ये गया कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, अगर अप टू डाउन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों में चेंजेस आएगा। सबसे पहला एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी एक झटके, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, नई नई सेल आएंगी, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। ये भाई दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट रहा है तो साइज भी बढ़ जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ रही है। बेटा दूसरी बात ये हुई कि अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट रहा है तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर निकलने की संभावना भी तो बढ़ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटा तो थोड़ी सी हीट दोगे तो इलेक्ट्रॉन झक से बाहर निकल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहा है। इसका मतलब सुनना, हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या पढ़ते हैं, कुछ और थोड़ा ना पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसी एटम में कितनी है। ठीक है, लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की क्या क्षमता है, वो एटम की साइज पर डिपेंड करता है। तो जब साइज बढ़ गई तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को चाह पाएगा नहीं, चाह कर भी उसे वह अपना बना नहीं पाएगा, और थोड़ी सी भी हीट हुई तो उसका इलेक्ट्रॉन उससे सदा के लिए दूर चला जाएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साइज जब बढ़ेगी तो बच्चे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता क्या हो रही है,
बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब कि सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसके अंदर उतना ही अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो लेफ्ट से राइट गए तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। कहते हैं सर मेटेलिक कैरेक्टर तो ठीक है, क्या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या प्रभाव होगा, कहते हैं वो घटेगा, क्योंकि मेटेलिक बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेफ्ट से राइट नहीं बेटा, अप टू डाउन, गलत हो गया। तो हमने कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। कहें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता की बात की जा रही है, किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है तो गेन करने की टेंडेंसी होगी क्या, नहीं। जब न्यूक्लियस से बहुत दूर पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या न्यूक्लियस उसे खींच पाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती हुई दिखाई दे रही है। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, सर आईपी के बारे में क्या कहना। आईपी होती क्या है, आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जिस एनर्जी की बात करते हैं, यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। यानी कम से कम वह एनर्जी जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में दी जा रही है उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। यानी कम से कम वह एनर्जी जिसको देने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जो साइज में बहुत बड़ा होगा बेटा, उसका इलेक्ट्रॉन उससे कहीं दूर पड़ा होगा बेटा। ऐसी केस में थोड़ी सी हीट दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के खट्ट से बाहर हो जाएगा। यही तो होता है ना। इसका मतलब कि बड़े लोग अपनी इलेक्ट्रॉन की कीमत नहीं करते, बड़े लोग अपने लोगों की भी कीमत नहीं करते। इसीलिए कहते हैं जमीन से जुड़े रहिए, छोटे बने रहिए, चाहे बड़े कितने भी बढ़ जाइए, लेकिन कभी अपने इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे ही लूज करने लगेंगे तो आप बहुत रिएक्टिव हो जाएंगे। और एक बात यह भी है कि केमिस्ट्री करती है कि अगर रिएक्टिव होंगे नहीं तो स्टेबल होंगे नहीं, और रिएक्टिव होना बड़े बनने की एक पहचान होती है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज ना कर सका, घर में ही बैठे रहोगे तो कहाँ से गाड़ी चलेगी। हमें बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, तभी तो जान पाएंगे कि गाड़ी कहाँ तक पहुंची। तो आप समझिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ या आईपी क्या होगी। जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी या घटेगी। ऊपर वाला एलिमेंट छोटा है, उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दो दोगे तो भी उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या, नहीं। वो छोटा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी दोगे तब उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करता हुआ निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो एटम इतना बड़ा है उसको थोड़ी सी भी हीट दोगे तो न्यूक्लियस से काफी दूर पड़ा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सट से निकल जाएगा। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटने लगती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। कहें हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज हमें समझनी है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है। दूसरी चीज, एक ऑक्साइड का नेचर। नीचे आओगे तो बेसिक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है बेटा, एसिडिक होती है, बेसिक होती है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। और मेटल कौन होता है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो बेसिक ऑक्साइड का जो कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है, और एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि अच्छा मेटल वही कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन खट से निकाल पड़ेगा, और वही बेसिक ऑक्साइड भी तो बनाएगा। यानी कि बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ रहा है कब, जब अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में हम मूव करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर और एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर। ये वेरिएबिलिटी इसके अंदर कैसा है, ये बात आपको समझाई जा रही है।
एक बात आती है रिएक्टिविटी की, वो दूसरे वाले पार्ट में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो बताएंगे। एक बार दोबारा इसे ध्यान से सुनिए। हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, एटॉमिक नंबर को बढ़ता हुआ पा रहे थे, Z बराबर P बराबर E पढ़े हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नया नया आएगा, उसमें जब नई सेल आएंगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें जब भरा जाएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वीक होने लगा, इसका मतलब सेल बढ़ी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने लग गई, एटॉमिक रेडियस बढ़ने लग गई तो एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज के होती है। एटॉमिक साइज बढ़ी तो हम कहते हैं बड़ा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर किसी के अंदर ज्यादा होती है तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी उसके अंदर ज्यादा होता है। जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वह उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है, जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है वह उतना ही अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर वाला कहा जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो नॉन मेटेलिक कम हो जाएगा। ये तो जायज सी बात है, ये हर किसी को समझ में आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब समझ में आया कि अगर साइज बढ़ गई तो इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साइज में जो बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, जब कम एनर्जी देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, छोटे वाले के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ती जा रही। ऐसे ही तो साइज बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। अगर नीचे साइज बढ़ गई, एटम बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जिसकी कॉम्पैक्ट साइज होगी, कॉम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए ऊपर की तरफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है, नीचे वाले में कम हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आईपी घटती हुई पाते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्या होती है? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल हुआ, जो जितना अच्छा मेटल है वो उतना अच्छा ऑक्साइड बनाएगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई द बेसिक ऑक्साइड कैरेक्टर increases on moving top to bottom in a periodic table. एसिडिक का कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा, बेसिक का बढ़ेगा। ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस हम पाते हैं, जो हम आपको बोर्ड पर लिखकर बताते हैं। शायद ये बात आपको हम समझा ले गए। अगर समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई हो तो कोई बात ही नहीं है, समझना आपकी मजबूरी है, क्योंकि पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। एक बार हमने आपको पहले भी बताया है, और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार तो बड़ा टफ है, टफ ना होता तुम्हें पढ़ने के लिए थोड़ा ना मिलता, और टफ बनाया किसने? समय पर नहीं पढ़ा, इसलिए आज टफ लग रहा है। समय पर पढ़ा होगा तो टफ नहीं लगेगा, खटाखट समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी में दूसरी बात हम कर लेते हैं। वो दूसरी बात क्या है कि अगर हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना हो, ठीक है, क्या लेफ्ट से राइट की तरफ जाना हो तो क्या क्या चेंजेज होंगे, जरा देखना। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो चेंजेज होंगे जरा उस पर विचार करिएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर चेंजेस क्या क्या आएंगे? पहला देखिएगा, हमने कहा ये यहां से यहां जा रहे हैं तो जेड क्या होगा? बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। कहें फिर, कहें सेल क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज इन द सेल ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी सेल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सेल तो वही रहेगी। सेल मतलब KLMN की बात करो, एसपीडीएफ की बात नहीं करो, एसपीडीएफ सब सेल है, KLMN के अंदर आती है, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एक ही पीरियड में तो मूव कर रहे हैं ना, पीरियड तो चेंज नहीं हुआ ना, उसी पीरियड में अगर मूव कर रहे हैं तो सेल तो सेम है ना, पहले के लिए एक सेल, दूसरे के लिए 2 सेल, तीसरे के लिए 3 सेल। अच्छा ठीक है, सही है। तो हमने कहा कि अगर हम एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो क्या होगा? कहते हैं कि सेल कांस्टेंट हो गई तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। कहें सर यही बात केवल समझ में नहीं आई, समझना ऐसे है ना, जैसे हम खड़े हैं, हम न्यूक्लियस हैं, हम पॉजिटिवली चार्ज हैं, हमारे चारों तरफ क्या है? लोग आ रहे हैं, पहले 1 लोग आए, फिर 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, फिर 4 लोग आए, फिर 5 लोग आए, फिर 6 लोग। पहले 1 लोग आए तो हमारा अट्रैक्शन उन्हीं के साथ था, 2 लोग आए तो उनके साथ अट्रैक्शन होगा, 3 आए तो उनके साथ, 4 आए तो उनके, कुछ देर बाद हमारा अट्रैक्शन सबके साथ हो जाएगा। जब सबके साथ अट्रैक्शन होगा तो इसीलिए तो कहते हैं लिमिट में रहो, डिस्टेंस बना कर रखो, ज्यादा अट्रैक्शन, कहते हैं ना हमारे यहाँ कि ज्यादा मुंह लगाओगे
तो खोपड़ी चढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मुंह मत लगाना। मुंह लगाने का मतलब क्या कि जैसे ये दूर हैं, अब आप क्या किए, आप इनसे अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, एक आए उनसे भी अट्रैक्ट, जितना अट्रैक्ट आप होंगे उतना ही वो इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का केस है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन सटा चला जा रहा है, न्यूक्लियस सिकुड़ा चला जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, साइज को घटाता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस को कम कराता जा रहा है, एटॉमिक साइज में घटोत्तरी पाता जा रहा है। जरा समझिए हम आपको क्या समझा रहा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया। अब जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा तो ये रेडियस क्या होगी, घटी। यहां पहले इतना था, एकदम फैल के बैठे थे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं साइज क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो रेडियस क्या हुई, घटी, तो एटॉमिक रेडियस घटी तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी बेटा, घटेगी, और एटॉमिक रेडियस घटेगी तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, ये भी घट जाएगा। यानी एटॉमिक रेडियस घटी तो एटॉमिक साइज घट गई। अब जरा समझना, अगर बच्चे एटॉमिक साइज घट गई तो अब इलेक्ट्रॉन निकली ना, निकली ना, इलेक्ट्रॉन निकली कब, जब साइज ज्यादा होगी। अब कहते हैं यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होगी सर, इसका मतलब तो सर ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, इलेक्ट्रॉन वही निकालेगा जो साइज में बड़ा होगा। भिखारी पैसा कहां से देगा भाई, अमीर आदमी पैसा देगा ना आपको। भिखारी से कहो भीख मांगे, कहो कहे कि हम तुमसे बड़े भिखारी हैं, है ना। तो ये वाली कहानी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसी की ज्यादा होगी या नहीं, इस केस में जरा सोचिए, क्या इस केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, नहीं, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाएगी। इसकी बढ़ेगी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहते हैं छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाता है क्योंकि वह एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी जब छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता हो गई। छोटे लोग हर किसी इलेक्ट्रॉन की बड़ी कदर करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कभी बड़े लोगों के यहाँ शादी विवाह हो जाओ चाहे न जाओ, लेकिन छोटे लोगों के यहाँ हो तो जरूर पहुंच जाना, क्योंकि जो सम्मान आपको वहां मिलेगा वो बड़े वालों के यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि छोटे व्यक्ति के यहाँ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी के साथ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, घट रही बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, बढ़ रही। तो सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। कहे हाँ सर ये तो सही है, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हुए पाएंगे। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसके और आगे चले तो अगली बात क्या होगी, जरा सुनिएगा। अब आईपी की बात आती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता। अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए अगर हमें एनर्जी देनी पड़े तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब कोई एटम आएगा उसमें तो उससे एनर्जी बाहर निकलेगी ना, तो ये क्या होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। यानी बेटा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस दौरान जो एनर्जी में चेंज आता है वह क्या होगा, वह हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है। यानी कि हम कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेयर एज the energy change during the addition of electron in an atom is known as electron gain enthalpy। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे तो घटेगी। एक्चुअली ये घट कैसे रही है, कहीं कहीं किताबों में बढ़ेगी लिखता है, बढ़ेगी तो निगेटिव में बढ़ती है, समझ में आ रहा है। जैसे एक एटम है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो थोड़ा सा छटपटाता, नहीं कम छटपटाता, 3 नंबर से फेल हो गया। दूसरे को 2 चाहिए और फ्लोरीन कहता मुझे नहीं 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कोई एग्जाम दे दे आईएएस का और 1 नंबर से रुक गया हो, या कोई भी एग्जाम दे दे 1 नंबर से रुक रहा हो और साइज में वह हो छोटा अपना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कहता है कि बाबू जमीन जायदाद घर दुआर सब बेच दा, लेकिन हमका नौकरी चाहिए तो चाहिए। कैसे चाहिए बच्चा, कि जब 1 इलेक्ट्रॉन की तुम्हें जरूरत है तो उस केस में वो बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाता है, और वह 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करने की क्षमता रखता है। तो जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी।
तो सर आपने कम क्यों लिखा है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी जो होगी वो निगेटिव में मैक्सिमम होगी। इसका मतलब अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है। तो अगर हीट निकल रही है तो उसको हम निगेटिव में दिखाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उल्टा लिखा क्या? नहीं, सही, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में बढ़ रही है। कहते हैं लेफ्ट से राइट जाओगे तो एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इधर मेटल है, उधर क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई द एसिडिक ऑक्साइड कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। ये हो गया, एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा, और बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या हो जाता है? घटता दिखाई देता है। इसी में लास्ट में एक टॉपिक और है, केमिकल रिएक्टिविटी। अगर कोई ये तो पूछा नहीं जाता, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और जो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता ज्यादा है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता ज्यादा है। एक छोटा सा सवाल और आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड के अंतर्गत, यानी एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, 4 तरह की ऑक्साइड होती है। एसिडिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड, जैसे SO2 CO2 है ना। और हम कह सकते हैं कि अगर बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे Na2O, K2O, MgO, CaO, ये सभी बेसिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेती है, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। याद करते हैं, सब बेसुरे अली जन सुने पंजाबी गाने। क्या? सब बेसुरे अली जन सुने पंजाबी गाने। सब मतलब एंटीमनी, बी मतलब बेसुरे मतलब बी, अली मतलब एल्यूमिनियम, जन मतलब जिंक, ठीक है, सुने मतलब एसन, टिन, ठीक है, उसके बाद पंजाबी पीबी और गाने जीए यानी गैलियम। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी क्या करते हैं? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कहते हैं एक्सप्लेन करिए कैसे? तो जिंक ऑक्साइड में HCl मिलाओगे, ZnCl2 + H2 पाओगे। जिंक ऑक्साइड में कॉस्टिक सोडा NaOH मिलाओगे, यानी बेस होता है, इसको मिला दोगे तो भी Na2 ZnO2 मिल जाएगा, जो सोडियम जिंकेट कहलाता है, और साथ में H2O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हम इसको पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज की कहानी बेटा, पूरी प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ा दिया। अब प्रॉपर्टी के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उस पर भी विचार करते हैं। प्रॉपर्टी के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट क्या होता है और डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं जो सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड के बीच में बातचीत होगी, यानी सेकंड पीरियड के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका बिहेवियर एनॉमलस, एनॉमलस मतलब सबसे हट करके, जैसा उन्हें शो करना चाहिए वैसा वो शो नहीं करते। तो एनॉमलस बिहेवियर शोविंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में ये है। तो कहते हैं वो कैसे समझेंगे? जैसे ये देखो, ये लिथियम है और ये सोडियम, ठीक है, लिथियम और सोडियम। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से ज्यादा मैच करती है, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से ना मैच करके ये किससे मैच करती है? मैग्नीशियम से। यानी लिथियम और मैग्नीशियम का बिहेवियर आपस में एक जैसा है, जबकि ये ग्रुप वाइज सिमिलरिटी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है पीरियोडिक टेबल में, यानी लिथियम का बिहेवियर मैग्नीशियम जैसा है, यानी ये आपस में एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। बेरिलियम का बिहेवियर कैसा है? बेरिलियम का बिहेवियर देखो जरा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के जैसा है, बोरॉन का सिलिकॉन के जैसा है। सुनना, लिथियम मैग्नीशियम के जैसा, बेरिलियम एल्यूमिनियम के जैसा, बोरॉन सिलिकॉन के जैसा। ये जो 6 एलिमेंट हमने बताए ये आपस में एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं और इनके अंदर डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि लिथियम की प्रॉपर्टी लगभग मैग्नीशियम से मैच करती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से और बोरॉन की सिलिकॉन से मैच कर रही है। कुछ प्रॉपर्टी जिसकी आपस में मिलती जुलती बताई गई और इसी को हम एनॉमलस बिहेवियर या डायगोनल रिलेशनशिप के अंतर्गत पढ़ पाते हैं। ये थे पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आया होगा। और अभी इस पीरियोडिक टेबल में जो 3 पार्ट हमने डिस्कस किए, इन तीनों पार्ट्स पर आपको क्वेश्चंस भी लगाने होंगे। अगर आप इन तीनों पार्ट पर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा और हम चाहेंगे कि आप इसे लगा लीजिएगा। 25। अब देखना,
जब हम अभी इसमें क्या बातचीत करनी है, ये लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल में आपको एनसीईआरटी पर जाना है। देखो बेटा, क्वेश्चंस अभी हमने नहीं कराए, हमने पूरा रिवीजन आपको कराया है। एनसीईआरटी बुक ओपन करिए। मुझे उम्मीद है कि जितना हमने आपको अभी तक में सुनाया है इस 1.5 घंटे के दौरान, अगर हम कहते हैं 1 घंटा 20 मिनट के आसपास जो कुछ पीरियोडिक टेबल में हमने बताया, बस इतना अगर पढ़ लेते हो, इतना सुन लेते हो ध्यान से अगर आप, और सुनने के साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज वाले इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सैंपल प्रॉब्लम लगा लेते हो, आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। एक पार्ट छोटा सा छूट गया है, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। वो पार्ट क्या है? आयोनिक साइज का एक पार्ट छूट गया है। बोर्ड पर जरा 1 मिनट देखिएगा, नहीं तो फिर उसमें आप कंफ्यूज होंगे। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, आयोनिक साइज एक छोटा सा पार्ट आपके यहाँ है, इसके बारे में जरा बात करता हूँ। आयोनिक साइज में क्या पार्ट छूटा है? पहला पार्ट जरा देखिएगा। आयोनिक साइज में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो जो कैटायन होता है वह अपने ओन एटम से क्या होता है? छोटा होता है, और दूसरा जो एनायन होता है वह अपने ओन एटम से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये दो पार्ट हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं Al3+ हमेशा छोटा होगा Al से, और N3- हमेशा बड़ा होगा N से। ठीक है, ये दो पार्ट हैं इसमें। ये दो पार्ट क्या क्या है? हमने कहा एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम से हमेशा छोटा होगा, यानी कैटायन अपने ओन एटम से छोटा होता है, और एनायन जो होता है अपने ओन एटम से बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन किसी दिन यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर इनके बारे में क्या बात की जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। देखिए जरा, हमने कहा क्या कहा? हमने कहा Al3+ है, Na+ है, N3- है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, O2- है, Mg2+ है और F- है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, इसके अंदर आपको ये मालूम है कि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। 13 - 3 = 10, 11 - 1 = 10, 7 + 3 = 10, 8 + 2 = 10, 12 - 2 = 10, 9 + 1 = 10। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच केस = 10। लेकिन बेटा क्वेश्चन तो ये राइज हुआ ना, 10 10 10 टना टन टन, लेकिन लफड़ा क्या हो गया कि सर किसकी साइज कम है किसकी ज्यादा है? जरा सुनना, हम कहते हैं कि जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी साइज उतना ही कम होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको ये पढ़ना है, जिसकी साइज जितना कम होगी, जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वह उतना ही छोटा होगा, जिस पे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा वह उतना बड़ा होगा। Al3+, फिर Mg2+, फिर Na+, फिर F-, फिर O2-, फिर N3-। आपको जानना यह है कि जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वह उतना बड़ा होगा, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वह उतना छोटा होगा। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर हम इसकी बात करते हैं। अगर किसी में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो साइज में छोटा होगा, किसी में नेगेटिव ज्यादा है तो वो साइज में बड़ा होगा। यानी साइज किसकी छोटी है किसकी बड़ी है वो इस बेसिस पर हम डिफाइन कर लेते हैं, यानी किसमें कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं। यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश की गई। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको एटॉमिक साइज का भी करा देते हैं, जरा देख लीजिए। अगर हम कहते हैं, मान लो एटॉमिक साइज का एक छोटा सा केस दे देते हैं, तो उसको हम आप कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा बताइएगा। इसमें अगर हम कहते हैं कि साइज के करेक्ट ऑर्डर में लिखिए इसे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे? ये क्वेश्चन है, छोटा सा है, आप करके बताइए कैसे लिखेंगे इसको। चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। आपको पता है कि थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम आता है और मैग्नीशियम आता है। फोर्थ पीरियड के अंदर क्या आता है? पोटेशियम आता है और कैल्शियम आता है।
हम कहते हैं लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज घटती है, इसलिए सोडियम की साइज मैग्नीशियम से ज्यादा है और पोटेशियम की साइज कैल्शियम से ज्यादा है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम तुम्हारी साइज सबसे कम है और पोटेशियम तुम्हारी साइज सबसे ज्यादा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अब मैग्नीशियम और सोडियम और कैल्शियम में किसकी साइज ज्यादा है, तो सोडियम में 3 सेल होती है बेटा, कैल्शियम में कितनी होती है, 4 होती है। तो सिंपल सी बात है कि सोडियम तुम यहां चलो और तुम यहां चलो, यानी इसकी साइज सबसे छोटी, 3 सेल वाले ये दोनों हैं, ये उधर राइट में तो छोटा हो गया, ये लेफ्ट में है तो बड़ा हो गया, है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें 4 सेल है, इसमें 3 सेल है, तो ये 3 सेल वाला छोटा हो गया। कैसे सर जी आपको पता 4 सेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे आवत है बेटा, तुम वो पढ़ लो तब आ जाएगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो फिर से दोबारा देख देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th की एक वीडियो। तो कैल्शियम हो गया और लास्ट में क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम की साइज सबसे बड़ी होगी, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब जो बात हमें करनी थी उस पर हम विचार कर लेते हैं। बात सिर्फ ये थी कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, सैंपल प्रॉब्लम, एक्सरसाइज ये पूरी लगा करके जाए, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया करेंगे, अच्छे से करेंगे। जो चैप्टर्स बाकी हैं उसकी भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे कल तक में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।